हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं रविंद्र सिंह और स्वागत है आपका अपने चैनल केमिस्ट्रीडिया पे। ठीक है, तो देखो पहले मैंने पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट से लेके फोर्थ चैप्टर तक की जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है उसको बेटा मैंने समझा दिया तुम्हें। ठीक है ना। तो ये अब अपन जो फर्स्ट फिजिक्स का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको अपन इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है ना। तो वो वाला बेटा वीडियो थोड़ा सा बड़ा बना है, तो क्योंकि आपको पता है भाई शुरुआत वाले जो 4 चैप्टर बेटा काफ़ी बड़े चैप्टर हैं। ठीक है ना। तो उसकी वजह से बेटा वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और इस वाले चैप्टर में बेटा देखें अपन इस जो आगे वाले जो 4 चैप्टर बेटा वो थोड़े से छोटे हैं उसकी अपेक्षा, थ्योरी के साथ रेस्पेक्ट में। तो बेटा ये वाला वीडियो थोड़ा सा छोटा रहने वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। अब देखो अपने पास में बेटा अगला जो चैप्टर वो है अपने पास में भूचुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थ। ठीक है ना। तो बेटा इसमें मैं सबसे पहले मैं भूचुंबकत्व के लिए बात करूँ तो अपने पास में हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय बिहेवियर वगैरह किस तरह से डिफाइन है। तो बेटा उसके लिए जो छोटी छोटी जो शब्दावली वगैरह बेटा उसका ध्यान रखो अपन, है ना। तो देखो शब्दावली क्या है कि मान चलो ये आपके पास में पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी बेटा तो मान के चलो ये अपने पास में पृथ्वी का ये नॉर्थ है और यहाँ पे पृथ्वी का बेटा साउथ है। तो जब मैं चुंबक को रख के देखता हूँ तो बेटा चुंबक का जो नॉर्थ है वो इस वाले नॉर्थ से थोड़ा सा इधर बनता है और ये साउथ थोड़ा सा इधर बनता है। तो बेटा इसको तो अपन बोलते हैं भौगोलिक अक्ष। क्या बोलते हैं? भौगोलिक अक्ष, है ना। ये बेटा भौगोलिक उत्तर हो गया और ये भौगोलिक क्या हो गया? दक्षिण हो गया। और इसको बेटा अपन बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष। तो बेटा ये आपके पास में चुंबकीय उत्तर हो गया, ये चुंबकीय दक्षिण हो गया। अगर कोई पूछ ले भाई भौगोलिक अक्ष किसे कहते हैं, तो भाई आप बोल दोगे भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाला जो अक्ष उसको अपन बोलते हैं भौगोलिक अक्ष, है ना। इसी तरह से चुंबकीय अक्ष चुंबकीय उत्तर चुंबकीय दक्षिण को मिलाने वाला जो अक्ष उसको अपन क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष। अगर बेटा इनसे बिल्कुल इनसे कोई तल वगैरह गुजरे यहाँ से और इससे ऐसे करके, तो बेटा उन तलों को बोला जाता है। अगर भौगोलिक अक्ष से गुजर के जा रहा है कोई तल तो उसको तो बेटा बोलते हैं अपन भौगोलिक यामी उत्तर। अगर चुंबकीय से गुजर के यार तो उसको बोलते हैं चुंबकीय यामी उत्तर। ठीक है ना बेटा। और दोनों यामी उत्तर के बीच का कोण है ना ये वाला, इस वाले कोण को अपन बोलते हैं दिक्पात का कोण। क्या बोलते हैं? दिक्पात का कोण। ठीक है। और बेटा जब आपने अपन चुंबक को जैसे मैंने चुंबक इस तरह से ऐसे रखी गई है, अगर मैं उस चुंबक को ऐसे फ्रीली सस्पेंड करने के लिए उसको इस तरह से पहले चुंबक रखी गई मान चलो ऐसे करके, ठीक है ना, इस तरह से जैसे मेरा हाथ है। अगर मैं इस चुंबक को ऐसे पलट दूँ ऐसे करके, तो उसके बाद बेटा वो जो चुंबक है ना वो इस वाले अक्ष के साथ में एक एंगल बनाएगी। उस एंगल को अपन बोलते हैं नमन कोण। वहाँ पे सुई क्या हो जाती है? झुक जाती है एकदम से, यहाँ से जाएगी, यहाँ पे वो समांतर चलेगी इसके साथ, फिर यहाँ से एकदम से उसमें झुकाव आएगा। तो उस वाले कोण को अपन क्या बोलते हैं? नमन कोण बोलते हैं। ठीक है ना। थोड़ा ये बात आपको ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पे अगर पृथ्वी का अगर चुंबकीय क्षेत्र देखें ना, तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र उसमें बेटा 2 घटक होते हैं। एक होता है अपने पास में क्षैतिज घटक और एक होता है अपने पास में ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं नमन कोण का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो नमन कोण को बेटा अगर मैं थीटा से लिखूँ तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर होता है बेटा बीवी बट्टे में बी एच। ये बेटा कंपोनेंट घटक है कि वी बोले तो वर्टिकल जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो ये क्षैतिज घटक है, एच बोले तो हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना। तो बेटा अगर बीवी को अगर मैं क्या बोलते हैं कंप्लीटली लिखूँ तो बीवी क्या रहेगा तुम्हारे पास में? बीवी रहेगा तुम्हारे पास में बी ई साइन थीटा, सॉरी बी ई साइन थीटा। बेटा बी एच क्या रहेगा तुम्हारे पास में? ये रहेगा बी ई कॉस थीटा, क्योंकि तुम्हें पता है क्षैतिज में कॉस आता है और ऊर्ध्वाधर में साइन आता है। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है ना। तो इस तरह तो बेटा क्या बोलते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र घटक हैं, तो ये भी और ये भी। ठीक है ना। इस तरह से तो बेटा ये अपने पास में नमन कोण का फॉर्मूला है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है और फिर भी मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा अपने पास में पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के। मैं उसके बाद बेटा वैसे बोल के करके दे रहा हूँ। एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक होता है लौह चुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ एक्चुअल में वो होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे उन्हें अपन क्या बोलेंगे? अनुचुंबकीय। दूसरे होते हैं बेटा प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय एक्चुअल वो पदार्थ होते हैं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय। तीसरा होता है बेटा अपने पास में लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय कौन से होते हैं? जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? लौह चुंबकीय। ठीक है बेटा। तो आपके भूचुंबकत्व वाले चैप्टर बेटा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अपने पास में ये वाली है। ठीक है ना। अच्छा एक बेटा चुंबकत्व का परमाणु मॉडल भी है, उसकी बात कर दे रहा हूँ मैं। 2 मिनट सुनो कि देखो जब अपना इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में घूम रहा होता है ना नाभिक के चारों, तो बेटा वो 2 तरह से गति कर रहा होता है। एक तो वो इस तरह से कक्षीय गति कर रहा है इस तरह से करके, और दूसरा बेटा वो अपने अक्ष पर भी घूमता हुआ जा रहा है ऐसे करके, जैसे मेरा मार्कर घूम रहा है ना। जैसे अपनी पृथ्वी है तो पृथ्वी क्या है? सूर्य के भाई इस चक्कर भी लगा रही है ऐसे करके, और खुद भी अपने अक्ष पर क्या कर रही है? चक्रण कर रही है। तो बेटा वहाँ पे जो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उन दोनों गतियों के द्वारा बना है, एक तो उसकी कक्षीय गति, दूसरी उसकी चक्रण गति, और दोनों में बेटा ध्यान रखना जब होता है इसका क्या बोलते हैं? चुंबकीय मॉडल।
अब बेटा यहाँ पे मतलब अपने पास इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय मॉडल या फिर परमाणु का चुंबकीय मॉडल बोल दो। अब बेटा यहाँ पे कोई आपसे ये पूछ ले कि कौन सी वाली गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा बन रहा है, तो बेटा ध्यान रखना जो चक्रण वाली गति है ना, जो मतलब अपने अक्ष पे इस तरह से घूमता हुआ जा रहा है बेटा, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा बनता है, ठीक है ना। तो ये होता है बेटा अपने पास में परमाणु का चुंबकीय मॉडल। अब बेटा मैं अगले चैप्टर की ओर जा रहा हूँ, जो अपने पास में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है ना। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या हुआ था बेटा कि जो एक्सपेरिमेंट है वो किया था फेराडे ने। तो बेटा फेराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसने क्या किया था कि उसने मतलब एक्चुअल में ये देखा कि जब कुंडली के मतलब पास में कोई मतलब चुंबक वगैरह लेके जाते हैं या चुंबक को मतलब दूर लेके जाते हैं, उसके पास रखे कोई चुंबक उस कुंडली के उसको दूर लेके जा रहा है, तो बेटा वहाँ पे क्या होता है कि चुंबक जो कुंडली से जो संबंध चुंबकीय फ्लक्स है उसमें बेटा परिवर्तन होता है। और उसमें परिवर्तन की वजह से क्या होता है कि अगर कुंडली बिल्कुल बंद है तो उसमें एक प्रेरित एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और उस प्रेरित वाहक बल की वजह से उसमें धारा बहती है या धारा उसमें प्रेरित हो जाती है, उसको बोलते हैं अपन प्रेरित धारा। और जो वैद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो बेटा फेराडे ने दो नियम दे दिए। फेराडे ने दो नियम कौन से दिए कि जब कुंडली से संबंधित कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, ठीक है ना। और जो उसमें कुंडली में विद्युत धारा को प्रेरित करता है, ये तो होता है बेटा पहला नियम। दूसरा नियम क्या था कि जो अपना जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है जिसको मैं बोलूँ ईटा है ना, प्रेरित वैद्युत वाहक बल है जो ईटा है, वो बेटा वहां पे जो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर है ना उसके बराबर होता है, मतलब माइनस का डी फाइव बी बट्टे में डी टी। फाइव बी बोले तो चुंबकीय फ्लक्स, बी बोले तो मतलब मैग्नेट के लिए आया, और फाइव बोले तो फ्लक्स आया, तो ऋणात्मक दर के बराबर होता है बेटा। यहीं से एक नियम और डिफाइन हो गया जिसको अपन ने बोल दिया लेंज का नियम। तो मतलब कई सारी बुक ऐसी भी है जो बेटा ये आपसे ये बोल रही होती है कि भाई फेराडे के दूसरा नियम को ही अपन लेंज का नियम कहते हैं इस तरह से, पर मैं बता रहा हूँ लेंज का नियम अलग है, ये मान लो इस तरह से ना। लेंज के नियम में क्या बोले, लेंज के नियम में ये बोला गया कि भाई जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है या प्रेरित धारा है उसकी दिशा सदैव इस प्रकार से होती है कि जो उसी कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न हो रही है। मतलब मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पे अगर कोई कुंडली है तो अगर मैं इस चुंबक को इधर की ओर लेके जा रहा हूँ तो ये नॉर्थ है, ये मान के चलो साउथ है, ठीक है ना। तो इसमें बेटा करंट की डायरेक्शन इस तरह से आएगी कि वो उसी मतलब इसकी इधर वाली गति का विरोध करेगी। मतलब यहाँ पे अगर करंट फ्लो करेगा तो मान चलो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो बेटा अगर इसमें करंट वगैरह फ्लो कर रहा है तो करंट की फ्लो करने से क्या होगा कि भाई ये अपने आप में एक चुंबक की तरह बिहेव करेगी। अब चुंबक की तरह बिहेव करेगी तो इसकी करंट डायरेक्शन कैसे बनी समझ लो कि ये कुंडली अगर ऐसी है, अगर इसमें करंट ऐसे जाए तो बेटा चुंबक की मतलब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन वगैरह निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। करंट की डायरेक्शन उंगलियां मतलब करंट जैसे आ रहा है उसी हिसाब से उंगलियों को घुमा दो, अंगूठा जो है वो बताएगा चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन। और इसके साथ में और क्या बताएगा, इसके साथ बेटा ये भी बताएगा ये कि जिधर मेरा अंगूठा जाता है ना उधर होता है चुंबक का नॉर्थ, और जिधर मेरा अंगूठा नहीं जा रहा उधर होता है साउथ। तो इस वाले चुंबक का नॉर्थ है अंदर की ओर और साउथ है बाहर की ओर, ऐसे करके। तो बेटा ये तो इसकी कुंडली इसके सामने ऐसे रखी गई जैसे मेरा हाथ है, ठीक है ना, इस तरह से रखी कुंडली। तो बेटा अगर इस तरह से रखी गई है तो इसमें करंट मान चलो अगर ऐसे आ रहा है, तो अगर करंट ऐसे आ रहा है तो मैंने बेटा हाथ घुमाया ऐसे करके अपना, तो अंगूठा मेरा कहाँ पे है, इधर की ओर क्या बनेगा नॉर्थ, ठीक है ना। तो अगर बेटा इधर उधर नॉर्थ बन जाए तो नॉर्थ बनने से क्या होगा, नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में होगा प्रतिकर्षण। तो ये जो चुंबक में इधर लेके जा रहा हूँ ना तो ये इसमें मतलब इस तरह से करेगा भाई इसको दूर भेजेगा, फिर प्रतिकर्षण का मतलब इसको दूर धकेलने का नंबर लगा देगा। तो मतलब इसमें करंट डायरेक्शन कौन सी रहने वाली है, ये वाली जो मैंने बना रखी है, ठीक है बेटा। तो ये होता है अपने पास में लेंज का नियम, किसका, लेंथ का नियम होता है। अब इसके बाद बेटा अपने पास में एक चीज और होती है जिसको अपन बोलते हैं गतिक वैद्युत वाहक बल। गतिक वैद्युत वाहक बल क्या होता है कि आपके पास में कोई चालक छड़ है ना, या चालक तार है, वो बेटा आपके चुंबकीय क्षेत्र में मतलब गति कर रहा है या उसमें घूर्णन वगैरह कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है ये मान लो, है ना। तो बेटा घूर्णन अगर वो कर रहा है तो बेटा वो क्या है कि अपने उसके सिरों के मध्य क्या होता है वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं गतिक वैद्युत वाहक बल, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला में वैसे सीधे लिख के दे रहा हूँ। तो उसका जो वोल्टेज है जो प्रेरित हुआ है जो वोल्टेज उसको मैं बोल दिया V, और V बराबर होता है बेटा BVL sin थीटा, ठीक है ना। V क्या है, वेग है, L क्या है लंबाई उसकी, B क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, और थीटा क्या बेटा एंगल है तुम्हारे पास में, थीटा क्या है एंगल, ठीक है ना, इस तरह से। तो बेटा इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो बेटा ये होता है तुम्हारे पास में गतिक वैद्युत वाहक बल, ठीक है। अब बेटा इसके बाद में देखो दो चीज और है, एक है अपने पास में स्वप्रेरण और एक अपने पास में अन्योन्य प्रेरण। अगर आपके पास में एक ही कुंडली है, ठीक है, आप उसमें करंट का फ्लो करवा रहे हो, तो बेटा अगर उसमें मतलब करंट का फ्लो करवा रहे हो तो क्या होता है कि जब शुरुआत में जब आपने स्विच चालू किया उस समय थोड़ी देर के लिए क्या होगा कि बैटरी मिनिमम वोल्टेज से अपने मैक्सिमम वोल्टेज की ओर जाएगी। मिनिमम से मैक्सिमम वोल्टेज की ओर जाने का मतलब क्या है कि बेटा उसका जो करंट है उसमें चेंज आएगा शुरुआत में, बेटा मामूली से टाइम के लिए होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात का कि जब आपने बैटरी को जैसे आपने स्टार्ट किया, जैसे आपने परिपथ में धारा को प्रवाहित करना प्रारंभ किया तो शुरुआत में ये प्रोसेस हो जाएगा।
तो जैसे ही आपने स्विच को मतलब ऑन किया तो ऑन करते क्या हुआ कि शुरुआत में कुछ समय के लिए विद्युत धारा के मान में क्या हुआ, चेंज हुआ, और जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा, वैद्युत फ्लक्स में चेंज हुआ। वैद्युत फ्लक्स में चेंज होने का मतलब क्या है कि तुम्हें पता है करंट चल रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी बन रहा है। चुंबकीय क्षेत्र बनने का मतलब क्या भाई, चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है, तो इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स में भी चेंज हुआ। अगर चुंबकीय फ्लक्स में बेटा चेंज हो गया तो इसका मतलब है कि उस कुंडली के अंदर जो है वैद्युत भागबल या विद्युत धारा प्रेरित हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसको बेटा अपन बोलते हैं स्वप्रेरण, जिसमें केवल एक ही कुंडली है, ठीक है ना। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है कि आपके पास में मान लो एक कुंडली यहाँ पर बनी हुई है ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ से मैं मतलब करंट वगैरह को फ्लो करने वाला हूँ ऐसे करके, और दूसरी कुंडली बेटा मेरे पास में ये बनी हुई है, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ से बेटा मैंने कोई धारा मापी वगैरह लगा रखा अपना, मैंने इसमें करंट वगैरह फ्लो करने का नंबर लगाया, तो यहाँ से आया अपने पास में आई। तो बेटा यहाँ से तुम्हें पता है कि इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि ये स्वप्रेरणीय घटना होगी। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो बेटा ये वाला जो चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन है वो यहाँ से होके भी गुजरेगा, क्योंकि बेटा इनको पास रखी गई है, ठीक है ना। पास रखने का मतलब है कि मान के चलो ये वाली कुंडली इसके अंदर ही रखी हो, मतलब ये वाली स्प्रिंग थोड़ी सी बड़े डायमीटर वाली बन रही हो और ये वाली स्प्रिंग थोड़ी सी कम डायमीटर वाली बन रही हो, ठीक है ना। तो इनके एक दूसरे के मतलब अंदर रखी गई हो, मतलब ये इसके अंदर रखी हुई हो या ये वाली इसके अंदर रखी गई हो, फिर उससे क्या होगा, इसका अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो भाई इसके भी फ्लक्स में चेंज होगा। अगर इसके फ्लक्स में चेंज होगा तो इसमें बेटे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो इसमें प्रेरित धारा इसके द्वारा मत उत्पन्न हो रही है, मतलब किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न हो रही है, तो इसको अपन बेटा क्या बोलेंगे, अन्योन्य प्रेरण। क्या बोलेंगे, अन्योन्य प्रेरण, ठीक है बेटा। तो ये होती है बेटा इसकी थ्योरी, ठीक है ना। अच्छा कोई आपसे अगर करंट की डायरेक्शन पूछ ले तो अगर स्वप्रेरणीय घटना का ध्यान रखना कि अगर करंट तुम्हारा ऐसे जा रहा है तो मतलब शुरुआत में आपका अगर जैसे आपने स्विच को चालू किया तो करंट की वैल्यू बढ़ रही है। अगर करंट की बेटा वैल्यू बढ़ रही है तो इसके अंदर धारा इस तरह से आएगी कि इस वाली वैल्यू को कम करने का नंबर लगाएगी। अगर कम करने का नंबर लगाएगी बेटा इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली प्रेरित धारा डायरेक्शन। कब, जब स्विच को अपन ने चालू किया है तब, ठीक है ना। स्वप्रेरण की घटना बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अगर बेटा यहाँ पर मतलब मैंने स्विच को ऑफ किया, मतलब लाइट जल रही थी मैंने लाइट को बंद किया, तो बंद करने पे क्या होगा बेटा कि धीरे धीरे की जो मान है धारा का वो कम होगा। अगर कम होगा तो बेटा ये क्या करेगा, मतलब इसमें प्रेरित धारा बेटा इस तरह से आएगी कि वो इसी चीज का विरोध करेगी जिसकी वजह से स्वयं उत्पन्न हो रही है। तो किसकी वजह से उत्पन्न हो रही है, करंट कम होने की वजह से। तो बेटा यहाँ पे करंट जा रहा है ऐसे, तो बेटा ये जो धारा इसके अंदर आ रही है वो इस वाली धारा का मान बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो धारा का मान बढ़ाने का प्रयास का मतलब क्या है कि बेटा जो प्रेरित धारा है उसकी डायरेक्शन वही हो जाएगी जो इस वाली करंट की डायरेक्शन है, ठीक है बेटा। तो ये होता है तुम्हारे पास में अन्योन्य प्रेरण, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक बेटा प्रेरण की अपने पास में क्या होगा, क्या बोलते हैं उससे, मतलब जो लैंग्वेज है वो खत्म होगी, मतलब जो थ्योरी है वो खत्म होगी बेटा। बेटा यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये एक्चुअल में किसके लिए बन रहा है, मैं तुम्हें रियलिटी बताऊँ तो ये एक्चुअल में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के लिए मतलब कॉन्सेप्ट बना है यहाँ पे। कि यहाँ से बेटा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में क्या होता है, आपके पास में एक आर्मेचर होती है इस तरह से, है ना। ये आपके पास में कोई आयताकार कुंडली है इस तरह से करके, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास में कोई चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है ना। और इस कुंडली को अपन ने घुमाने का नंबर लगाया, जैसे अपन ने इसको घुमाने का नंबर लगाया तो बेटा इसके मतलब क्या होगा कि यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स है, जैसे मान लो ये नॉर्थ है ये साउथ है तो चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन बेटा ये वाली है। तो बार बार पर जब ये इस तरह से घूम रही होगी तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहा होगा, चेंज आ रहा होगा। चुंबकीय क्षेत्र में चेंज आने का मतलब क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि बेटा इसके अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। उस धारा को अपन क्या बोल रहे होंगे, उस धारा में क्या होगा कि शुरुआत में मान लो करंट की डायरेक्शन ये वाली है, ये वाली है। अब जैसे ही ये वाला हिस्सा घूम के इधर आ जाए, ये वाला हिस्सा उधर चला जाए तो बेटा फिर क्या होगा, जैसे ये हिस्सा अगर इधर आएगा तो बेटा यहाँ पे धारा की डायरेक्शन कौन सी रहने वाली, फिर से ऊपर रहने वाली। तो बेटा आधे चक्र के लिए तो इस वाली भुजा में ऊपर की ओर धारा है और आधे चक्र के लिए इस वाली भुजा में ऊपर की ओर धारा है, इस वाली भुजा में ऊपर की ओर धारा है। तो बेटा यहाँ ऐसी मतलब विद्युत धारा जो एक नियमित समय अंतराल पर अपनी डायरेक्शन बदल ले, दिशा बदल ले, तो उस धारा को अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। इस वजह से बेटा ये होता है प्रत्यावर्ती धारा। इसमें और क्या होता है तुम्हारे पास में, जैसे बेटा यहाँ पे सर्पी वाले लगे होते हैं ऐसे करके, कटोरी टाइप की चीज है ऐसे करके। यहाँ पे अपने पास में कार्बन ब्रश होता है ना। ये जो तार है मतलब ये लगातार घूम रही होती है, तो ये बेटे कटोरी अपनी जगह से कहीं नहीं जाती, ये तार इन्हीं के अंदर घूमता रहता है, ऐसे ही वाला तार घूमता रहता है। ये अपने पास कार्बन ब्रश होती है जो इससे घिसट के चल रही होती है ना। फिर वो इसको कॉन्टेक्ट में मतलब रखते तब चलेगी, जैसे अपने ब्रश होते हैं, जैसे ये मेरा मार्कर है इस तरह से इसके कॉन्टेक्ट में चला, इसी तरह से ये भी मतलब चल रही होती है इसके साथ में। और यहाँ पे अपने पास में ये वायर है, ये वाला अपने पास में वायर है, और यहाँ पे अपने पास में कोई धारा मापी वगैरह देख लो, आराम से करंट को चेक कर लो, है ना। तो बेटा ये होता है अपने पास प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। और प्रत्यावर्ती धारा की जैसी बेटा बात आ रही है तो प्रत्यावर्ती धारा बेटा दो इक्वेशन बन जाती है। मैं प्रत्यावर्ती धारा की वजह जा रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान देगा भाई। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है बेटा कि एक तो इक्वेशन होती है धारा की, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी,
और एक होता है वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। आई का मतलब क्या है, तार क्षणिक धारा, मतलब जो धारा जो चल रही है वो, आई नॉट क्या है, इसी धारा का अधिकतम मान है, मतलब एक कंडीशन पर जाके जब धारा का मान अधिकतम हो जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, आई नॉट, ठीक है ना। ओमेगा टी को बेटा बोलते हैं अपन कलांतर, ठीक है। ये कलांतर किसके लिए होता है, सॉरी ये कलांतर का मतलब क्या होता है, एंगल, ठीक है ना। ऐसे बेटा वी क्या है, तार क्षणिक वोल्टेज, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे देख लो, उस वी को अपन क्या बोलेंगे, वोल्टेज को क्या बोलेंगे वी, और जब जहाँ कहीं भी मेरा वोल्टेज अधिकतम हो जाएगा बेटा उसको अपन क्या बोलेंगे, वी नॉट, मतलब ये अपने पास में क्या है, शिखर मान है, ठीक है ना, इस तरह से। अब बेटा इसके बाद में अपने पास में क्या होता है, तो बेटा यहाँ पे मतलब धारा के और वोल्टेज के बेटा आरएमएस मान डिफाइन किया गया, आरएमएस मान को अपन बोलते हैं वर्गमाध्य मूल मान। वर्गमाध्य मूल मान क्यों डिफाइन किया गया बेटा, क्योंकि उसका रीजन बेटा ये था कि धारा ये ऐसी, मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा बेटा वो ऐसी धारा है कि जो एक नियमित समांतराल पे बेटा बदल रही है, तो उसके लिए कोई फिक्स वैल्यू तो अपन ले नहीं सकते, तो अपन क्या लेते हैं, उसके एवरेज वगैरह की वैल्यू ले रहे होते हैं, ठीक है ना। तो बेटा उसके लिए अपन ने क्या डिफाइन कर दिया, आई आर एम एस को डिफाइन किया, किसको, आई आर एम एस को। तो आई आर एम एस का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, आई आर एम एस बराबर होता है तुम्हारे पास में आई नॉट अपॉन में रूट टू। इसी तरह से बेटा वी आर एम एस का भी फॉर्मूला होता है, वी आर एम एस बराबर होता है वी नॉट अपॉन में अंडर रूट टू, ठीक है बेटा। तो ये बेटा फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास में किसके लिए, आई आर एम एस के और वी आर एम एस के लिए। अब बेटा इस वाले चैप्टर में जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बेटा परिपथ। और परिपथ बेटा इसमें मतलब कई तरह के परिपथ है, जैसे मैं बोलूँ आर परिपथ है, एल परिपथ है, सी परिपथ है, एल सी आर परिपथ है। आपकी जो एनसीईआरटी इसमें बेटा ये 4 परिपथ दिए हैं, ठीक है ना। तो मैं भी इन्हीं 4 परिपथ की बात करने वाला हूँ। आर परिपथ बोले तो ऐसा परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध उपस्थित हो, है ना। मतलब प्रतिरोध उपस्थित होता है तो बेटा उसमें एक चीज़ देखी गई है कि मतलब वहाँ पे बेटा कला समझो को कला आरेख बनते हैं, मतलब वहाँ पे डायग्राम मतलब ग्राफ वगैरह बनते हैं वी और आई के बीच में। तो बेटा वहाँ पर ध्यान रखना कि फाई को बोलते हैं अपन कलांतर। कलांतर क्या होता है, आई और बी के बीच का कोण, उसको अपन क्या बोलते हैं, फाई, है ना। इसको बेटा कला बोलते हैं, कला। मेरे से पहले गलती होगी तो मैं शायद कलांतर बोल गया हूँ मैं। तो इसको बेटा कला बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं कलांतर, मतलब इन एंगल्स में बनने वाला अंतर। तो अगर बेटा आर परिपथ है, क्या है, अगर आर परिपथ है तो बेटा फाई की वैल्यू 0 होती है, मतलब जितना मतलब आई और वी के बीच में कोई भी एंगल नहीं बनता, ठीक है ना, दोनों मतलब एक ही लाइन पे मतलब चल रहे होंगे। अगर बेटा मेरे पास में क्या बोलते हैं अगर मेरे पास में मतलब ऐसा परिपथ है जिसमें केवल सी है, कौन है, सी है, तो बेटा सी परिपथ में ध्यान रखना कि सी परिपथ में धारा जो है सी परिपथ में, मतलब सी परिपथ की बात करो, सी परिपथ में बेटा जो धारा जो है क्या बोलते हैं, जो विद्युत धारा है वो बेटा विभव से धारा जो है विभव से पाई/2 कोण से अग्रगामी होती है। कैसी होती है, अग्रगामी, ठीक है ना। तो अगर बेटा एल परिपथ है तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो धारा है वो विभव से पाई/2 कोण से बेटा पश्चिमगामी होती है, पाई/2 कोण से पश्चिमगामी होती है, ठीक है ना। ये बात आपके लिए मतलब ध्यान रखने के लिए वैसे, ठीक है बेटा। अब देखो इनमें बेटा कुछ मतलब अपने पास में क्या बोलते हैं प्रतिबाधाएं वगैरह ये सारी बातें होती हैं। तो जैसे मैं प्रतिबाधा वगैरह की बात करूँ तो अगर मेरे पास में जैसे सी परिपथ है तो सी परिपथ में बेटा जो प्रतिबाधा है जो प्रतिरोध की तरह काम कर रहे होते हैं उसको अपन बेटा लिखते हैं एक्सी, और एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, ठीक है ना। ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग है, और अपने पास में सी क्या है, धारिता है, ठीक है ना। अगर एल परिपथ है तो बेटा वहाँ पे एक्सएल होता है प्रतिबाधा जो प्रतिरोध की तरह काम कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल होता है। अगर तुम्हारे पास आर परिपथ है तो बेटा वहाँ प्रतिबाधा बोलो या प्रतिरोध बोलो दोनों की बात एक ही है, तो बेटा वहाँ पे आर किसके बराबर होता है, वो आर के ही बराबर होता है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से अगर मैं ये बोल दूँ कि भाई मैंने तीनों चीज़ों को एक ही परिपथ में लगा दिया, मतलब मैं बात करने जा रहा हूँ एलसीआर परिपथ की, किसकी, एलसीआर परिपथ की बेटा मैं बात करने जा रहा हूँ। तो एलसीआर परिपथ को समझो थोड़ा सा, एलसीआर परिपथ में बेटा क्या होता है तुम्हारे पास में, एलसीआर परिपथ में मतलब एल सी और आर तीनों चीज़ें मतलब क्या बोलते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। तो बेटा वहाँ पे बोला जाता है मतलब जो प्रतिबाधा जो जेड है ना उसको बेटा अपन जेड का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर, क्या बोलते हैं, आर स्क्वायर प्लस का ओमेगा एल माइनस का ओमेगा एल माइनस का 1 में ओमेगा सी, इसका स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे मतलब अगर इसको मतलब अगर मैं इसको प्रतिबाधा की नोटिस में लिखूँ तो बेटा इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, जेड बराबर होता है तुम्हारे पास में आर स्क्वायर प्लस का बोले तो एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह से। बेटा यहाँ से एक चीज़ और देखी गई है
कि मतलब यहाँ पर अनुनाद की स्थिति आती है। अनुनाद की स्थिति मतलब आने का मतलब कि मतलब क्या होता है कि वहाँ पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो बेटा अनुनाद की स्थिति आती है, तो बेटा वहाँ पर अनुनाद की स्थिति में ध्यान रखना कि LCR में अगर अनुनाद की स्थिति है, बेटा अनुनाद की स्थिति में जो XL है वो बराबर किसके हो जाता है, XC के बराबर हो जाता है। तो बेटा मैं XL की वैल्यू यहाँ से ले लूँ, तो XL की वैल्यू क्या है, ओमेगा है ना, और XC की वैल्यू क्या है, 1/ओमेगा C, ठीक है। तो बेटा यहाँ से मैं L को ले आया नीचे, ओमेगा को ले गया ऊपर, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/LC। अगर बेटा मैं यहाँ से मतलब क्या बोलते हैं, अगर मैं मतलब स्क्वायर हटा दूँ तो बेटा ये वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/√LC। ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा, ये तो होगी तुम्हारे पास में कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग बोलते हैं, ठीक है। अगर बेटा मैं ओमेगा को अगर मतलब रेखीय आवृत्ति या मतलब केवल आवृत्ति के रूप में लिखूँ तो वो क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2πf, है ना। 2πf बराबर क्या हो गया, 1/√LC। तो बेटा यहाँ से f का फॉर्मूला क्या निकल आएगा, f का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2π और √LC। तो बेटा ये अनुनाद की स्थिति है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि अगर कोई कहीं कोई अनुनाद की स्थिति है तो बताओ कौन कौन सी कंडीशन। तो बेटा अनुनाद की स्थिति पर ध्यान रखना कि XL बराबर किसके हो जाता है, XC के। अगर XL बराबर XC हो जाएगा तो बेटा ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1/LC के। तीसरी चीज, अगर XL बराबर XC को हो गया तो बेटा XL और ये दोनों बराबर, तो बेटा ये वैल्यू किससे हो जाएगी, 0। 0 का मतलब है कि R स्क्वायर के ऊपर से मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा ये रूट चला जाएगा, तो बेटा Z बराबर किसको हो जाएगा, R के। मतलब LCR प्रपथ का जो प्रतिबाधा है वो प्रतिरोध के बराबर रह जाएगी बस केवल, ठीक है ना। तो बेटा ये अपने पास में LCR प्रपथ की कंडीशन, ठीक है बेटा। तो इसके बाद बेटा एक टॉपिक अपना मतलब बचा रह गया, उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर। तो उसकी बेटा मैं बात करूँ पहले में, ट्रांसफार्मर क्या होता है बेटा। ट्रांसफार्मर एक्चुअल में वो युक्ति है, वो डिवाइस है जो बेटा उच्च विभव को निम्न विभव में या फिर निम्न विभव को उच्च विभव में चेंज करती है, ठीक है ना। उसको अपन बोलते हैं ट्रांसफार्मर। अब देखो यहाँ पे ट्रांसफार्मर बेटा दो तरह के होते हैं, एक तो होता है अपचाई, एक होता है अपचाई और एक होता है तुम्हारे पास में उच्चाई, है ना, उच्चाई। अपचाई ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, जो ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में चेंज कर दे, किसमें, कम वोल्टेज में चेंज कर दे, उसको बेटा बोलते हैं अपचाई। उच्चाई कौन सा होता है, जो बेटा कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में चेंज कर दे, ठीक है बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अब देखो उच्चाई ट्रांसफार्मर, जैसे मैं यहाँ पे कोई किसी एक ट्रांसफार्मर का मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूँ कि भाई ये कुंडली तो ये वाली बन गई, इसमें बेटा अन्य प्रेरणी घटना होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ सॉरी ऐसे करके, तो बेटा यहाँ से अपन जो वोल्टेज देने वाले हैं वो वोल्टेज रहेंगे अपने पास में निवेशी वोल्टेज। कैसे रहेंगे, निवेशी वोल्टेज रहेंगे। अगर बेटा ये निवेशी वोल्टेज तुम्हारे पास में तो ये प्रत्यावर्ती धारा से होता है। बीच में इसमें मतलब ये क्या बोलते हैं, नरम धातु की क्रूड लगी होती है। इसके बाद बेटा यहाँ पे अपने पास में फिर दूसरी वाली कुंडली ऐसे करके, ऐसे करके, और यहाँ से बेटा अपने को क्या है, वोल्टेज मिलने वाले। तो बेटा यहाँ से होता है निर्गत वोल्टेज, ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ पे मान चलो इस वाली कुंडली के फेरे हैं N1, इस वाली कुंडली के फेरे हैं N2। यहाँ पे जो बेटा विभव है उसकी वैल्यू मान के चलो V1 है, इसके विभव की वैल्यू V2 है, ठीक है। यहाँ से बेटा करंट मान लो I1 है, यहाँ पे करंट मान लो I2 है, इस तरह से। तो बेटा एक चीज़ मतलब अपने को पता है कि भाई साहब जो क्या बोलते हैं विभव जो है या मतलब जो प्रेरित वैद्युत दाब वाले वो समानुपाती किसको होता है बेटा, कुंडली में फेरों की संख्या की, ठीक है ना। मतलब वहाँ पे जब अपन पढ़ रहे हैं कि माइनस का डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी, फिर आपसे बोल दिया है भाई कुंडली में बताओ n फेरे हों तो अपन वहाँ पे लिख देते हैं माइनस का n डेल्टा फाइव बटे में डेल्टा टी, और जितनी ज़्यादा फेरे उतने ज़्यादा प्रेरित वैद्युत भागफल, ठीक है ना। तो बेटा मैं यहाँ से कहूँ कि भाई अगर इस वाली कुंडली में फेरे ज़्यादा है, इसमें कम है, तो बेटा इसका मतलब है कि इसका वोल्टेज ज़्यादा है और इसका वोल्टेज कम है, मतलब जिसके फेरे ज़्यादा उसका वोल्टेज भी ज़्यादा। तो मतलब अगर पहली वाली कुंडली में फेरे कम हो, दूसरी वाली कुंडली में फेरे ज़्यादा हो, तो पहले वाले के वोल्टेज कम होंगे, दूसरी वाले के वोल्टेज ज़्यादा होंगे। इसका मतलब है कि कम वाले वोल्टेज को ज़्यादा वाले वोल्टेज में अपन चेंज कर रहे हैं। तो ध्यान रखना बेटा, जो कम वाले वोल्टेज को ज़्यादा में चेंज करता है उसको बेटा अपन क्या बोलते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर की कंडीशन क्या बन गई कि N1 मतलब पहली वाली कुंडली के जो फेरे हैं वो बेटा क्या होंगे, कम होंगे, कौन सी वाली से, N2 वाली से, मतलब इन फेरों से ये वाले फेरे कम होंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अगर मान चलो ये वाले अगर N1 ज़्यादा है N2 से,
तो इसका मतलब इसके वोल्टेज ज़्यादा होंगे और इसके वोल्टेज कम होंगे, मतलब ज़्यादा वोल्टेज से कम में चेंज कर रहा है, तो मतलब ये कैसा हो गया तुम्हारे पास में अपचाई ट्रांसफार्मर हो गया। तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर जिस कुंडली में फेरे कम होते हैं, जिस कुंडली में फेरे बेटा कम होते हैं, जिस कुंडली में फेरे कम, उसमें बेटा तार होता है मोटा, तार कैसा होता है मोटा, और जिसमें बेटा फेरे ज़्यादा होते हैं, जिसमें फेरे ज़्यादा, उसका बेटा तार कैसा होता है पतला। ये बात बेटा आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बेटा इसका परिणामन अनुपात का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को मैं सीधा यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ वैसे। तो बेटा वो फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास में, N2 अपॉन में N1 बराबर में होता है V2 अपॉन में V1, और बेटा ये बराबर में होता है I1 अपॉन में I2 के, बराबर में होता है N को बोलते हैं परिणामन अनुपात। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को बेटा काफ़ी सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, कई बार ये दोनों वैल्यू दे देगा, इसमें से एक दे देगा, ये पूछ लेगा, या आपको इन दोनों वैल्यू को दे देगा, इसमें से एक को दे देगा, इसको पूछ लेगा, या फिर इसमें से दोनों वैल्यू को देते, इसमें से एक को देते, इसको पूछ ले। ठीक है ना, इस तरह से। तो मतलब चार कंडीशंस को आराम से मिला जुला के पूछ लेते हैं। तो बेटा ये होता है अपने पास में ट्रांसफॉर्मर। ठीक है ना, अब बेटा इसके बाद में अपने पास में लास्ट एक चैप्टर बचता है जिसका नाम है वैद्युत क्या बोलते हैं उससे, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है ना, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की बेटा अपन निकल के जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि भाई इसी मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंग वाला जो चैप्टर बेटा मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ कि हम देख, हाँ ठीक है। तो बेटा वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है कि देखो शुरुआत में बेटा ये कल्पना ये की गई कि भाई साहब अपने पास में सूर्य के जो प्रकाश की जो किरण है वो पृथ्वी तक कैसे आ रही है, जबकि बीच में कोई मीडियम वगैरह है नहीं। क्योंकि अपन ने पहले हम लोग केवल इसी बात को जानते हैं कि भाई साहब कोई भी तरंग वगैरह मतलब तब चलती है जब कोई ना कोई माध्यम होता है। तो बेटा बोला गया कि भाई वहाँ पे तो मतलब क्या बोलते हैं अंतरिक्ष में तो कोई माध्यम है ही नहीं, तो भाई ये तरंग कैसे चल के आ रही है। तो बेटा वहीं से कॉन्सेप्ट आया कि वहाँ पर अगर कोई माध्यम नहीं तो वहाँ पर अपने दो क्षेत्र हैं, एक अपने पास में वैद्युत क्षेत्र, एक अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र, जिनकी वजह से वो तरंगें यहाँ तक चल के आ रही हैं। तो जो तरंगें मतलब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा संचरण करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है ना, तो बेटा वैद्युत चुंबकीय तरंगें तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की बेटा क्या बोलते हैं कंडीशन वगैरह डिफाइन की गई कि भाई ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण वगैरह डिफाइन किए गए। अगर मैं बोलूँगा एक्चुअल में तो गुण होते हैं ना, तो गुण कौन कौन से थे बेटा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के। जैसे मैं बोल दूँ कि सबसे पहली बात है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें बेटा वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की, अनुप्रस्थ है ना, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। अनुप्रस्थ प्रकृति बोले तो मतलब ऐसी तरंगें जिनमें मतलब जो माध्यम है उनके कंपन अलग डायरेक्शन में हो रहे हैं और तरंग अपनी अलग डायरेक्शन में चल रही है। जैसे मैं इसका डायग्राम मान रहा हूँ तो मान चलो ये तो है वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, ये मान के चलो आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, तो बेटा इधर हो गया अपने पास में तरंग के संचरण की डायरेक्शन, तरंग का संचरण। ठीक है बेटा, तो इसका डायग्राम तो भाई हर एक को मतलब बुक में बना रखा है कि अगर मैं इसके हिसाब से बनाऊँ तो बेटा ये ऐसे गए। ठीक है ना, अगर मैं इसके हिसाब से बनाऊँ तो बेटा ये थोड़ा सा तिरछा होके ऐसे आएगा, ये ऐसे करके, तो इसकी लाइंस ऐसे बन रही होंगी ऐसे करके। ठीक है ना, तो इसकी लाइंस बेटा इस तरह से बन रही होंगी ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है ना, अब इसके लिए बनाए तो थोड़ी सी तिरछी होके ऐसे करके, इसके लिए बनाए थोड़ी तिरछी होके ऐसे करके। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास में चुंबकीय तरंग की शक्ल है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये बोला गया कि ये जो तरंग है इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी बात, इनका जो वेग है बेटा वो निर्वात प्रकाश की चाल के बराबर होता है। मतलब इनका वेग कितना होता है सी के बराबर, और सी बराबर बेटा यहाँ से मतलब सी बराबर वैल्यू किसकी होती है, म्यू नॉट एप्सिलॉन की। बेटा इस वाले को ध्यान रखना है। ठीक है ना, सी की वैल्यू हो तो एक्चुअल वैल्यू क्या होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू बेटा आपको पेपर के पीछे लिखी मिल जाती है आराम से। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे एक और चीज देखी है तो बेटा जो सी है ना वो बेटा यहाँ पे इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों के जो आयामों का जो अनुपात है, या मतलब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात है उसके बराबर होता है। मतलब सी बराबर है E0/V0 के, और बेटा यही बराबर है E/V के। ठीक है बेटा, ये होती है अपने पास वैद्युत चुंबकीय तरंगें। अब इसका बेटा कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इसका बेटा कॉन्सेप्ट आया विस्थापन धारा से। ठीक है ना, तो ये वाला जो प्रैक्टिकल बेटा वो किया था मैक्सवेल ने देखा था कि भाई साहब अपने पास में मतलब एम्पियर पहले ही बोल चुके हैं कि भाई अगर किसी चालक में या तार में अगर कोई करंट वगैरह फ्लो कर रहा है तो भाई वो चुंबक की तरह बिहेव करेगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीच में जाके एक संधारित्र को लगा दिया। हाँ, इन्होंने देखा कि भाई वहाँ पे तो मतलब बीच में मतलब कोई तार वगैरह है नहीं और फिर वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र वगैरह बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे मतलब करंट वगैरह करंट शो हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कि बेटा वहाँ पर भी कोई ना कोई मतलब कंडीशन वगैरह बनी। तो उन्होंने कहा भाई इस वाली धारा की तो अपन ने कोई बात ही नहीं की, जबकि यहाँ पर धारा बन रही है बिना चालक मतलब बिना तार के है, मतलब क्या बोलते हैं बिना तार के माध्यम के, मतलब तार तो के वजह से मान लो इस तरह का डायग्राम है ऐसे करके डायग्राम है यहाँ पर, और यहाँ पे अपने पास में प्लेट लगी हुई। तो भाई यहाँ तो चलो ये तार है, तो चलो भाई करंट चल रहा है, पर यहाँ पर तो भाई बीच में तार नहीं है,
फिर भी यहाँ पे मतलब करंट की फीलिंग आ रही है अपने को, तो उन्हें बोल दिया कि भाई ऐसी धारा को अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा बोलते हैं। तो इन्होंने एक्चुअल में ये बोला था कि भाई एम्पीयर का नियम पूरी तरह से सही नहीं है। ऐसी कंडीशन में कैसे सही है तो उन्होंने बोला कि भाई एम्पीयर के नियम को आप ऐसे लिखो, लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL बराबर होता है म्यू नॉट IC, सी बोले तो ये वाली धारा जो इस तार में चल रही है, मैं यहाँ पे बैटरी लगा दूँ ऐसे करके, तो ये अपने पास में IC प्लस का म्यू नॉट ID कौन सी डिस्प्लेसमेंट करंट है, मतलब इसके बीच वाला करंट जो है, ठीक है ना। अब किसी ने कहा कि भाई यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, पॉइंट बिल्कुल है, किसकी वजह से, इसकी वजह, तो मतलब इस यहाँ पे इस तार में देखा है तो बेटा तार में कोई विस्थापन धारा नहीं, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म काम में आ जाएगा तुम्हारे में। उसने कहा भाई यहाँ पे मतलब अपने पास में मतलब कैसे निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र, तो बेटा यहाँ पे देखा जाए तो बेटा यहाँ पे ये वाली धारा नहीं है, तो बेटा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास में चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बेटा। तो ये होता है तुम्हारे पास में एम्पीयर मैक्सवेल समीकरण। अच्छा जो बेटा आईडी की जो वैल्यू है ना, आईडी की वैल्यू बेटा एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, उस वैल्यू का मान होता है एप्सिलॉन नॉट d∅e और बट्टे में होता है तुम्हारे पास में dt, ठीक है, ऐसे करके d∅e अपॉन में dt। बेटा ये वैल्यू किसकी होती है, आईडी की होती है। अगर लिखना चाहो तो बेटा इस बात को भले ही लिख लेना कि आईडी की वैल्यू अक्सर में ये वाली होती है, ठीक है। अब बेटा उसके बाद में आगे वैद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम की हो, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम में क्या होता है बेटा, तो उसमें मतलब काफ़ी सारी तरंगों को मतलब बताया गया कि भाई ये वाली तरंगें ऐसी हैं जो मतलब जिन्हें मतलब चलने की किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जो मतलब वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के दोलन से या कंपन वगैरह से आगे बढ़ती हैं, है ना। तो बेटा ये तरंगें कौन कौन सी थी, जैसे मैं यहाँ पे तरंगों के मतलब पूरे नाम लिख दे रहा हूँ। जैसे अपने पास में गामा किरण है, उसके बाद में एक्स किरण है, ठीक है, और उसके बाद में अपने पास में पराबैंगनी किरण है, पराबैंगनी किरण है। उसके बाद में होती है बेटा अपने पास में दृश्य क्षेत्र वाली, दृश्य क्षेत्र बोले तो अपन क्या बोले हैं, बैंगनी, चलो मैं वैसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर दृश्य क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में होता है क्या बोलते हैं अवरक्त, अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण के बाद बेटा अपने पास में क्या आता है क्या बोलते हैं सूक्ष्म तरंगें, और सूक्ष्म तरंगों के बाद में अपने पास में क्या आता है रेडियो तरंगें, ठीक है बेटा। दृश्य क्षेत्र की बेटा बात करूँ तो अपन ने सबने पढ़ रखा है कि दृश्य क्षेत्र वाली तरंगें कौन सी होती हैं, बैंगनी, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मतलब ध्यान से देखना, बैंगनी, जामुनी, नीला, सब बच्चे जानते हैं बेंजानी या पीनाला के नाम से, ना, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है बेटा। अब एक ही बात बता देते तो सिंपल सी है ना, जहाँ से मतलब क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। अगर आप इस सीरीज में अगर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे ना बेटा, तो यहाँ पे लैम्डा बढ़ता है, लैम्डा क्या होता है, बढ़ता है, बोले तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, मतलब ये कहेगी भाई गामा किरण की ज़्यादा है तरंग दैर्घ्य एक्स की, तो गामा की कम है, एक्स की ज़्यादा है, पराबैंगनी की उससे भी ज़्यादा, और क्या बोलते हैं अवरक्त की उससे भी ज़्यादा, सूक्ष्म की उससे भी ज़्यादा, रेडियो की सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। और ये कि भाई पराबैंगनी की ज़्यादा होती है या बैंगनी की, तो भाई तुम्हें पता है पराबैंगनी के नीचे बैंगनी आ रहा है, ठीक है ना। तो बेटा ये मतलब पूरा ट्रेंड लैम्डा ऊपर से नीचे की, तो मतलब 10। अच्छा देखो ये वाली किरण मतलब ये दृश्य क्षेत्र का मतलब ये वाली तरंगें अपने को दिखाई देती हैं, ये ऊपर वाली जो है जो नीचे वाली बेटा ये अपने को दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी मतलब ऊपर भी अपना कैसा है अदृश्य क्षेत्र है, कैसा है अदृश्य क्षेत्र, और नीचे बेटा अपना कैसा है अदृश्य क्षेत्र बेटा, ठीक है बेटा। तो ये अपने पास में अदृश्य क्षेत्र। अब देखो एक चीज बताएं तुम्हें कि लैम्डा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है ना, तीव्रता उतनी ही कम होती है, मतलब मैं ये कहूँगा ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तीव्रता घटती है। तो बेटा बात 100% सही है बेटा, इस वाले कॉन्सेप्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चन बने अभी तक, ठीक है ना। तो तीव्रता क्या होती है, घटती है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ठीक है बेटा। तो बेटा ये थी अपने पास में क्या बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो बेटा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, जिससे कि हमें पढ़ के अच्छा लगे कि भाई हमारी मैथ सही हो रही है, ठीक है ना। तो ठीक है, और मतलब अच्छे से तैयारी करें अपनी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।